Hey everyone, this is Ashi. I welcome you all back to my YouTube channel after a very long time. So hopefully this is the last part, this is the last video of the chapter chemical reactions and equations. प्रीवियस वीडियोस में हमने चैप्टर तो कंप्लीट कर लिया था एंड 2 वीडियोस में हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे. सबसे पहले हमने चैप्टर के बीच में जो इन टेक्स्ट में क्वेश्चंस गिवन है वो डिस्कस किए थे. उसके बाद हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 10 डिस्कस किए थे. सो इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 11 to 20 फ्रॉम द NCERT एक्सरसाइज और उसी के साथ हमारा चैप्टर फुली डन हो जाएगा. Okay, so let's get started. So question number 11 from your NCERT exercise is, why are decomposition reactions called the opposite of combination reactions? यानी decomposition reaction को combination reaction का opposite क्यों कहा जाता है? Write equations फॉर दीज रिएक्शंस. और आपको इक्वेशंस भी यानी कि एग्जांपल्स भी देने हैं डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन का. एंड आपको बताना है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ऑपोजिट क्यों कहते हैं. ओके, सो इन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन a single substance breaks down into 2 or more substances. ओके, सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, बेसिकली आपका एक सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन हो जाता है यानी डिकम्पोज हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस. और वो 2 और मोर 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंसेस में सिंपल प्रोडक्ट्स जो है वो उनमें कन्वर्ट हो जाता है. उसको हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ओके, एंड कॉम्बिनेशन में क्या होता है, आपके 2 और मोर रिएक्टेंट्स, 2 और मोर रिएक्टेंट्स एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होकर एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं. उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सो इसीलिए हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ऑपोजिट कहते हैं. क्यों? क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सिंगल रिएक्टेंट, एक सिंगल एलिमेंट डिकम्पोज हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है 2 और मोर सब्सटेंसेस में, 2 और मोर प्रोडक्ट्स में. लेकिन कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, 2 और मोर रिएक्टेंट्स, 2 और मोर एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होकर एक नया जब प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं तो उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सो इसीलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑपोजिट्स होते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट्स होते हैं. ओके, so in a decomposition reaction a single substance break down into 2 or more substances, while in a combination reaction 2 or more substances react to produce one substance. Therefore decomposition reactions are called the opposite of combination reaction. Okay, so I hope आपको ये क्लियर हुआ होगा. मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ. सो बेसिकली डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक सिंगल रिएक्टेंट, एक सिंगल कंपाउंड हमारा ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है, स्प्लिट हो जाता है और वो 2 और मोर न्यू सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी आपको 2 और मोर नए सिंपल प्रोडक्ट्स मिलते हैं. ठीक है, लेकिन कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि आपके 2 और मोर सिंपल रिएक्टेंट्स होते हैं, 2 और मोर आपके एलिमेंट्स होते हैं और वो आपस में कंबाइन होकर एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं. ठीक है, इसलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ये दोनों रिएक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं. एक रिएक्शन में एक सिंगल कंपाउंड जो है वो ब्रेक डाउन होकर 2 और मोर सब्सटेंसेस बनाता है, तो दूसरे रिएक्शन में 2 और मोर सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन होकर एक नया सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं. देयरफॉर दे आर ऑपोजिट्स ऑफ ईच अदर, इसलिए वो एक दूसरे के ऑपोजिट्स होते हैं. ठीक है, नाउ एग्जाम्पल्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ओके, अब हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं. सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज NH4Cl gives HCl plus NH3. ओके, सो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, इस रिएक्शन में आपका जो NH4Cl होता है वो क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड. NH4Cl होता है अमोनियम क्लोराइड. तो वो जब हीट किया जाता है, आपको ये पता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे होता है, या तो हीट यूज़ करके ब्रेक डाउन किया जाता है रिएक्टेंट, या फिर इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके, या फिर
एनर्जी को यूज़ करके, ओके, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, इनको यूज़ करके जो है हमारा जो कंपोनेंट होता है, जो भी हमारा रिएक्टेंट होता है, वो ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। सो डीकम्पोजिशन रिएक्शन किसकी हेल्प से होते हैं? हीट की हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से, या फिर इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, ओके। सो हमारा जो अमोनियम क्लोराइड है NH4Cl, वो हीट करने पे ब्रेक डाउन हो जाता है और आपको क्या मिलता है? HCl, विच इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस। गैस की फॉर्म में आपको HCl मिलता है और आपको मिलता है NH3, विच इज़ अमोनिया, एंड अगेन ये आपको गैस की फॉर्म में मिलता है, ओके। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड, जब अमोनियम क्लोराइड को हम डीकम्पोज करते हैं, यानी जब हम उसको हीट करते हैं, तो वो डीकम्पोज हो जाता है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है। एक सिंगल रिएक्टेंट है हमारा अमोनियम क्लोराइड, वो गर्म करने पे, हीट करने पे ब्रेक डाउन हो जाता है और आपको मिलती है HCl गैस और आपको मिलती है NH3 यानी कि अमोनिया गैस आपको मिलती है। तो हमारा सिंगल रिएक्टेंट है अमोनियम क्लोराइड, और वो हीट करने पे ब्रेक डाउन हो रहा है और आपको 2 न्यू सब्सटेंसेस मिलते हैं, विच इज़ HCl एंड NH3. सो दिस इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ओके. Second example is 2CuNO3 whole twice gives 2CuO plus 4NO2. ओके, यानी जो आपका कॉपर नाइट्रेट है, यहाँ पे हमारा रिएक्टेंट क्या है? कॉपर नाइट्रेट. 2CuNO3 होल ट्वाइस, ये आपका कॉपर नाइट्रेट है सॉलिड फॉर्म में. जब उसको कॉपर नाइट्रेट को हीट किया जाता है तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है, डीकम्पोज हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है और वो 3 न्यू सब्सटेंसेस में, यानी कि 3 न्यू प्रोडक्ट्स में, सिंपल प्रोडक्ट्स में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है. तो हमको क्या क्या मिलता है जब हम कॉपर नाइट्रेट को हीट करते हैं? तो हमको क्या मिलता है? हमें मिलता है 2CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड. आपको कॉपर ऑक्साइड मिलता है सॉलिड स्टेट में. फिर आपको मिलता है 4NO2 विच इज़ गैस, ओके. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपको गैस की फॉर्म में मिलता है और आपको मिलता है O2 ऑक्सीजन. अगेन आपको ऑक्सीजन गैस आपको मिलती है, ओके. तो यहाँ पे भी देखो हमारा एक सिंगल रिएक्टेंट है विच इज़ कॉपर नाइट्रेट. उसको जब हमने हीट किया तो वो ब्रेक डाउन हो गया और वो 3 सिंपल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है, विच इज़ कॉपर ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. So again this is a decomposition reaction, okay. So decomposition reaction में हमारा एक सिंगल रिएक्टेंट, हमारा एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन होता है, डीकम्पोज होता है हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके और वो 2 और मोर सिंपल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है. उसको हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन. नाउ एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अब हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं. So first example is CaO which is calcium oxide, okay. CaO यानी कि calcium oxide and plus CO2 which is carbon dioxide gives CaCO3, okay. So यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका जो कैल्शियम ऑक्साइड है CaO, आपका जो कैल्शियम ऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस, ओके. कैल्शियम ऑक्साइड आपका सॉलिड स्टेट में है, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी गैस है. तो जब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में कंबाइन होते हैं, मिक्स होते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो आपको एक नया प्रोडक्ट मिलता है विच इज़ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3. आपको सॉलिड स्टेट में एक नया प्रोडक्ट मिलता है. सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. यहाँ पे हमारे 2 रिएक्टेंट्स, 2 एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होकर, आपस में रिएक्ट करके एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ओके. सो हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है 2SO2, ओके. 2SO2 इज सल्फर डाइऑक्साइड जो है गैस की फॉर्म में, प्लस O2 मीन्स ऑक्सीजन जो अगेन गैस की फॉर्म में है. तो जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में कंबाइन होते हैं तो आपको एक नई गैस मिलती है विच इज़ सल्फर ट्राइऑक्साइड यानी 2SO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड. तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि हमारे 2 रिएक्टेंट्स थे. एक थी सल्फर डाइऑक्साइड गैस और दूसरी थी ऑक्सीजन गैस. तो जब ये दोनों गैस आपस में कंबाइन होती हैं, रिएक्ट करती हैं, तो आपको एक नया प्रोडक्ट मिलता है, आपको एक नई गैस मिलती है विच इज़ सल्फर
trioxide. So 2SO2 plus O2 gives 2SO3. So again this is a combination reaction. Okay, so मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि जब किसी रिएक्शन में एक सिंगल रिएक्टेंट, एक सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन हो जाता है, हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ब्रेक डाउन हो जाता है और वो 2 और मोर सिंपलर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम कहते हैं डीकॉम्पोजिशन. बट कॉम्बिनेशन में 2 और मोर रिएक्टेंट्स होते हैं, यानी कि 2 और मोर एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होकर एक नया प्रोडक्ट जब फॉर्म करते हैं तो उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ओके, सो कॉम्बिनेशन और डीकॉम्पोजिशन एक दूसरे के ऑपोजिट्स रिएक्शन हैं. ओके, सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा. अच्छा, जो मैंने एग्जांपल्स दिए हैं डीकॉम्पोजिशन के और कॉम्बिनेशन के, आप उनसे अलग भी एग्जांपल्स लिख सकते हैं. ऐसा नहीं है कि आपको यही 4 एग्जांपल्स लिख कर आने हैं एग्जाम में, आप इनसे अलग भी लिख सकते हैं, बट सही लिखना है. ओके, आप अपनी मर्जी से लिखो, चाहे मेरे बताए आंसर्स लिखो, लेकिन सही लिखना है, सही कंसेप्ट लिख कर आना है, सही रिएक्शन लिख कर आनी है. ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन. So question number 12 is, write one equation each for decomposition reactions where energy is supplied in the form of heat, light or electricity. Okay, सो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं ये कैसे होते हैं, यानी डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन में आपका एक सिंगल रिएक्टेंट होता है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है 2 और मोर न्यू प्रोडक्ट्स में. ओके, सो वो होता है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन. अब ये जो रिएक्टेंट है ये ब्रेक डाउन कैसे होता है? अपने आप रखा रखा तो ब्रेक डाउन नहीं होता कि कोई चीज़ रखी थी टूट गई, नहीं. वो हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, इन 3 फॉर्म में जो है वो ब्रेक डाउन होता है. यानी कि जो हमारा रिएक्टेंट है या तो वो हीट करने पे ब्रेक डाउन होगा, या फिर वो लाइट यानी कि सनलाइट की हेल्प से ब्रेक डाउन होगा, या फिर इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से वो ब्रेक डाउन होगा. तो हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, ये 3 एनर्जी इन 3 फॉर्म में, हीट की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में या इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में एनर्जी को यूज़ करके आपका जो रिएक्टेंट होता है, सिंगल कंपाउंड होता है, उसको ब्रेक डाउन किया जाता है, डीकम्पोज किया जाता है. सो हमें इन तीनों केसेस में एक एक एग्जाम्पल लिखना है. ठीक है, मैं आपको हर केसेस के 2 एग्जाम्पल्स दे देती हूँ, बाकी आपकी मर्जी है, आपको 2 एग्जाम्पल्स लर्न कर लो या फिर 1 एग्जाम्पल नोट डाउन कर लो, इट्स ऑल अप टू यू. ओके, बट मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप 2 एग्जाम्पल्स नोट डाउन करके लर्न कर लो, ताकि इन केस अगर क्वेश्चन में अगर आपके एग्जाम में जो है 2 एग्जाम्पल्स पूछने लग जाएं तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप इजीली आंसर कर सके. ठीक है, सो हमको डीकॉम्पोजिशन बाय हीट, डीकॉम्पोजिशन बाय लाइट और डीकॉम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जब हमारा रिएक्टेंट हीट यूज करके ब्रेक डाउन हो जाता है, जब हमारा रिएक्टेंट सनलाइट यूज करके ब्रेक डाउन होता है, और जब हमारा रिएक्टेंट इलेक्ट्रिसिटी यूज करके ब्रेक डाउन होता है, तो तीनों केसेस में हमें तीनों केसेस के एग्जांपल्स देने हैं. ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं डीकॉम्पोजिशन बाय यूज ऑफ हीट. ओके, जब हम डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन कराते हैं हीट को यूज़ करके, यानी हमारा जो रिएक्टेंट होता है उसको हम हीट करके जब ब्रेक डाउन करते हैं और हीट यूज़ करके जब डीकम्पोज करते हैं, तो हम पहले उसके बारे में बात करते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल इज 2PbNO3 whole twice which is solid on heating gives 2PbO plus 4NO2 plus O2. ओके, सो दिस इज डीकॉम्पोजिशन बाय हीट, यानी हम लेते हैं इसमें लेड नाइट्रेट. हमने क्या लिया हुआ है इसमें? लेड नाइट्रेट. 2PbNO3 होल ट्वाइस विच इज लेड नाइट्रेट. ओके, ये लेड नाइट्रेट है, उसको हम हीट करते हैं. लेड नाइट्रेट हमने सॉलिड स्टेट में लिया है. सो जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो वो डीकम्पोज हो जाता है, यानी कि ब्रेक डाउन हो जाता है. और क्या क्या आपको न्यू प्रोडक्ट्स मिलते हैं? आपको मिलता है 2PbO, लेड ऑक्साइड आपको मिलता है सॉलिड स्टेट में, प्लस 4NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलती है आपको गैस की फॉर्म में, प्लस O2 यानी ऑक्सीजन मिलती है आपको अगेन गैस की फॉर्म में. ठीक है, सो आई रिपीट, हम जब लेड नाइट्रेट लेते हैं जिसका केमिकल फॉर्मूला है 2PbNO3 होल ट्वाइस, जब हम लेड नाइट्रेट लेते हैं सॉलिड स्टेट में और हम उसको हीट करते हैं, तो हीट करने पे लेड नाइट्रेट डीकम्पोज हो जाता है, यानी कि ब्रेक डाउन हो जाता है, और जो हमें नए प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो होते हैं लेड ऑक्साइड,
2PbO सॉलिड स्टेट में आपको मिलता है, प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस आपको मिलती है यानी कि 4NO2, एंड आपको ऑक्सीजन गैस मिलती है यानी O2। ओके, सो दिस इज डीकॉम्पोजिशन बाय हीट। वैसे क्वेश्चन में एक ही एग्जाम्पल पूछा गया है, लेकिन मैं फिर भी 2 दे देती हूँ, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है CaCO3 मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट। सो जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला है CaCO3। सो हम कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड स्टेट में लेते हैं और उसको जब हम हीट करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक डाउन हो जाता है यानी कि डीकम्पोज हो जाता है। तो हमें जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो हमें मिलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड हमें मिलता है सॉलिड स्टेट में, प्लस हमको मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी CO2 गैस की फॉर्म में आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। ओके, सो यहाँ पे भी ये डीकॉम्पोजिशन हीट को यूज़ करके हो रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट किया तब जाकर वो ब्रेक डाउन हुआ, डीकम्पोज हुआ और आपको मिला कैल्शियम ऑक्साइड एंड आपको मिली कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऑलराइट, नाउ डीकॉम्पोजिशन बाय द यूज़ ऑफ लाइट। अब हम डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन कराएंगे लाइट की हेल्प से यानी कि सनलाइट को यूज़ करके। इसका मतलब है कि जब हमारा रिएक्टेंट, हमारा कोई भी कंपाउंड सनलाइट को यूज़ करके जब वो ब्रेक डाउन होगा, डीकम्पोज होगा, तो दैट इज़ डीकॉम्पोजिशन बाय यूज़ ऑफ लाइट। ऑलराइट, तो उसका फर्स्ट एग्जाम्पल है 2AgCl। 2AgCl है हमारा सिल्वर क्लोराइड। तो जब हम सिल्वर क्लोराइड को लेंगे सॉलिड स्टेट में और उसको हम सनलाइट में रख देंगे कुछ देर के लिए, तो आफ्टर फ्यू आवर्स हमको 2 न्यू प्रोडक्ट्स मिलेंगे। जो आपका सिल्वर क्लोराइड है वो डीकम्पोज हो जाएगा यानी कि वो सनलाइट की हेल्प से वो ब्रेक डाउन हो जाएगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, सिल्वर प्लस क्लोरीन में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिल्वर इज 2Ag जो आपको सॉलिड स्टेट में मिलेगा, प्लस क्लोरीन यानी Cl2 गैस की फॉर्म में आपको क्लोरीन मिलेगा। ओके, सो सिल्वर क्लोराइड जो होता है हमारा 2AgCl सॉलिड स्टेट में होता है। जब आप उसको कुछ टाइम के लिए, फ्यू आवर्स के लिए सनलाइट में ओपन रखोगे तो वो कुछ टाइम बाद, कुछ समय बाद वो डीकम्पोज हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा और जो आपको नया प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा आपको सिल्वर यानी कि 2Ag सॉलिड स्टेट में आपको सिल्वर मिलेगा, प्लस आपको क्लोरीन गैस मिलेगी Cl2। ऑलराइट, सो दिस इज डीकॉम्पोजिशन बाय यूज ऑफ लाइट। यहाँ पे सनलाइट को यूज करके हमारा सिल्वर क्लोराइड डीकम्पोज हो रहा है यानी कि ब्रेक डाउन हो रहा है इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन गैस में। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 2AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। अब हम सिल्वर ब्रोमाइड के साथ भी सेम रिएक्शन कराएंगे कि जब हम सॉलिड स्टेट में सिल्वर ब्रोमाइड लेंगे यानी 2AgBr सिल्वर ब्रोमाइड हम लेंगे और उसको हम सनलाइट में रख देंगे थोड़ी देर एक्सपोज करके। ओके, हम उसको ओपन सनलाइट में छोड़ देंगे कुछ आवर्स के लिए, तो कुछ टाइम बाद, कुछ आवर्स के बाद वो डीकम्पोज हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा और जो आपको नए प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो होंगे सिल्वर एंड ब्रोमीन गैस। ओके, ब्रोमाइन गैस और सिल्वर आपको मिलेंगे। तो सिल्वर इज अगेन 2Ag सॉलिड स्टेट में आपको सिल्वर मिलेगा एंड आपको Br2 यानी कि ब्रोमाइन गैस आपको मिलेगी। ओके, तो यहाँ पे भी सिल्वर ब्रोमाइड हमारा सनलाइट को यूज़ करके ब्रेक डाउन हो रहा है और आपको न्यू प्रोडक्ट्स जो मिल रहे हैं वो है सिल्वर, सॉलिड स्टेट में आपको सिल्वर मिल रहा है एंड आपको ब्रोमाइन गैस आपको मिल रही है। तो यहाँ पे हमारा सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों सनलाइट को यूज़ करके डीकम्पोज हो रहे हैं और आपको न्यू प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं। ओके, सो दिस इज डीकॉम्पोजिशन बाय यूज ऑफ लाइट। ओके, लाइट का मतलब होता है सनलाइट। ओके, अगर कोई भी बच्चा, आप में से कोई जो मेरी वीडियोस देख रहा है, अगर आप मेरी वीडियोस को सारी वीडियोस को अगर आप फॉलो कर रहे हो एक्चुअली में, तो आप आई थिंक इस कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि जो भी एग्जांपल्स मैं अभी आपको बता रही हूँ ये सब हमने क्लास में किए हुए हैं। ये हमने एक्टिविटी की थी जिसमें हमने सिल्वर क्लोराइड लिया था, फिर सिल्वर ब्रोमाइड भी लिया था, फिर हमने ये भी पढ़ा था कि इसको फोटो स्टेट में इसको यूज़ किया जाता है। ओके, प्रिंटिंग में इसको यूज़ किया जाता है। ये सब कुछ हमने क्लास में पढ़ा हुआ है, तो मैं कुछ नया नहीं बता रही हूँ। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं जो भी आपको वीडियोस में पढ़ा रही हूँ वो मैं कुछ यूज़लेस या बाहर से कुछ नहीं पढ़ा रही, आपकी एनसीईआरटी से ही पढ़ा रही हूँ। ये क्वेश्चंस भी आपकी एनसीईआरटी से, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे और
आप मेरे बताए हुए आंसर्स एज इट इज़ अपने एग्ज़ाम में लिखकर आ सकते हैं। बाकी अगर किसी को कोई चेंज करना है आंसर में, दूसरी लैंग्वेज यूज़ करनी है या कोई रेफरेंस बुक यूज़ करनी है या टीचर के बताए हुए आंसर्स लिखने हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ प्रॉब्लम। आप बस आपका आंसर सही होना चाहिए, कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। डजेंट मैटर आप चाहे स्कूल से पढ़ो, चाहे आप मेरी वीडियोज़ से पढ़ो, चाहे आप ट्यूशन से पढ़ो, चाहे आप किसी रेफरेंस बुक से पढ़ो, दैट डजेंट मैटर। मैटर ये करता है कि आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए और आपके आंसर्स भी क्लियर होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, सही होने चाहिए। ओके, नाउ डिकम्पोजिशन बाय द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब हम जब इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके डिकम्पोजिशन करते हैं, यानी कि जब आपका कोई रिएक्टेंट, कोई सब्सटेंस हम ब्रेक डाउन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके, तो उसको हम कहते हैं डिकम्पोजिशन बाय यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे हमने किया था इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ओके, हमने वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस किया था, एक एक्टिविटी थी जिसमें हमने वाटर को ब्रेक डाउन किया था वापस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस में, और हमने इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके वाटर को ब्रेक डाउन किया था, तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। और वही हमारा एग्जाम्पल है डीकॉम्पोजिशन बाय यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का, वही हमारा एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो वही एग्जाम्पल आपको लिख कर आना है। डीकॉम्पोजिशन बाय यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का ही आपको एग्जाम्पल जो है वो एग्ज़ाम में आपको लिख कर आना है, विच इज़ 2H2O मीन्स वाटर। तो जब आप वाटर को इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से आप डीकम्पोज करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, तो आपको मिलेगी हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस, H2 एंड O2। सो 2H2O मीन्स वाटर, जो हमारा लिक्विड फॉर्म में है, उसको हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से उसको जो है हम ब्रेक डाउन करेंगे। ओके, सो वाटर इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ब्रेक डाउन हो जाता है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, और आपको मिलती है हाइड्रोजन गैस एंड आपको मिलती है ऑक्सीजन गैस। सो 2H2 जो गैस की फॉर्म में मिलती है आपको हाइड्रोजन गैस, प्लस O2 मिलती है आपको ऑक्सीजन अगेन गैस। ओके, सो ये था हमारा डिकम्पोजिशन बाय द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो मैं दोबारा से बता देती हूँ कि जो आंसर्स मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ ये भी आंसर्स बिल्कुल ठीक हैं, ये बिल्कुल गलत नहीं है, और ये आप अपने एग्ज़ाम में एज इट इज़ लिख कर आ सकते हैं। बट अगर आपको कहीं और से कोई और एग्जाम्पल, कोई और रिएक्शन, कोई और सब्सटेंस यूज़ करके आपको रिएक्शन बनानी है तो वो भी आप कर सकते हैं, बट द ओनली थिंग इज़ कि वो सही होना चाहिए। Okay, now let's move to another question. Question number 13 is, what is the difference between displacement and double displacement reactions? Write equations for these reactions. So आपको डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बीच का डिफरेंस आपको बताना है कि इनमें डिफरेंस क्या होता है, और आपको उन दोनों की इक्वेशंस भी लिखने हैं, यानी कि आपको एग्जांपल्स लिखने हैं डिस्प्लेसमेंट के एंड डबल डिस्प्लेसमेंट के। ओके, सो जब मैंने क्लास में अपनी प्रीवियस वीडियोस में जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, कि जब किसी केमिकल रिएक्शन में एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है, ठीक है, डिस्प्लेस कर देता है, रिप्लेस कर देता है उसी के अपने कंपाउंड में से, तो उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। जब किसी केमिकल रिएक्शन में कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट, कोई एलिमेंट जो ज़्यादा रिएक्टिव है, वो लेस रिएक्टिव यानी कम रिएक्टिव वाले एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है उसी के अपने कंपाउंड में से, उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, कि जब किसी केमिकल रिएक्शन में एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस, यानी कि दो कंपाउंड के, दो एलिमेंट के जब आयंस आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, सो बेसिकली एक छोटा सा सिंपल सा डिफरेंस हमें क्या दिख रहा है, कि डिस्प्लेसमेंट में एक एलिमेंट जो कि ज़्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है, वो लेस रिएक्टिव वाले को उसी के अपने कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देता है, रिप्लेस कर देता है, ठीक है, और वो अपना खुद का कंपाउंड फॉर्म कर जाता है, तो उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा है कि दो कंपाउंड के आयंस आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं और दो ही आपको नए कंपाउंड मिल जाते हैं, ठीक है। दो आपके एलिमेंट्स होते हैं, लाइक दो आपके रिएक्टेंट होते हैं, तो उन दोनों रिएक्टेंट के आपस में आयंस चेंज हो जाते हैं, कैटायंस एनायंस, ये सब मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है। आयंस क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, कैटायंस एनायंस, ये सब कुछ क्लास में आपको पढ़ाया है। इन केस किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वीडियोस वो देख सकता है।
तो जब कोई दो रिएक्टेंट के, दो एलिमेंट के, या ये कह सकते हैं कि दो कंपाउंड के आयंस आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, तो उनसे क्या होता है कि दो ही नए कंपाउंड, न्यू कंपाउंड्स जो है फॉर्म होते हैं, न्यू प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, तो उसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके, सो इन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन a more reactive element displaces the less reactive element. Okay, and a journal displacement reaction is written as AB plus C gives AC plus B. तो इसमें हमें clearly दिखाई दे रहा है that C is more reactive than B. हमारे दो रिएक्टेंट हैं ए बी प्लस सी. ओके, तो इसमें सी जो था, सी वो दैट इज़ मोर रिएक्टिव, वो बी से ज़्यादा रिएक्टिव था, तो उसने ए बी में से बी को रिप्लेस कर दिया और अपना ए के साथ मिक्स होकर कंपाउंड फॉर्म कर दिया विच इज़ ए सी. ओके, और बी अलग हो गया. ओके, सो दिस इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. And in a double displacement reaction exchange of ions takes place. Okay, ions exchange होते हैं, हमारे जो दो reactants होते हैं, दो elements होते हैं, उनके आपस में ions exchange होते हैं, उसको हम कहते हैं double displacement reaction. Okay, a journal double displacement reaction can be written as AB plus CD gives AC plus BD. तो ये एक जर्नल फॉर्म है, इसकी हेल्प से आप समझ सकते हो. आपके पास एक कंपाउंड था ए बी, दूसरा आपका कंपाउंड था सी डी. इन दोनों के आपस में आयंस एक्सचेंज हो गए, तो आयंस बी और सी का एक्सचेंज हो गया और आपको जो नए प्रोडक्ट्स मिले वो क्या मिला आपको, ए सी प्लस बी डी. ओके, सो दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है, वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है उसी के अपने कंपाउंड में से और अपना खुद का एक कंपाउंड फॉर्म कर लेता है. और डबल डिस्प्लेसमेंट में दो रिएक्टेंट्स के बीच में, दो कंपाउंड्स के बीच में आयंस एक्सचेंज हो जाते हैं और आपको पूरे दो नए प्रोडक्ट मिलते हैं, तो उसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके, अब हम इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके, सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे. सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज Zn which is zinc plus CuSO4 which is copper sulfate gives ZnSO4 means zinc sulfate plus Cu copper. तो आप देख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर माई वॉइस टुडे, थोड़ा कोल्ड है इसलिए मुझसे क्लियर बोला नहीं जा रहा, सो आई अपोलोजाइज फॉर वॉट एवर स्लिप ऑफ टंग इज हैपनिंग. सो Zn इज जिंक. ओके, जब हमारा जिंक कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर. ओके, जो जिंक है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है. कॉपर इज़ लेस रिएक्टिव. जिंक के कंपैरिजन में कॉपर थोड़ा कम रिएक्टिव होता है एंड जिंक इज़ ज़्यादा रिएक्टिव एज कम्पेयर टू कॉपर. ठीक है, तो जब जिंक कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो वो कॉपर को कॉपर सल्फेट यानी कि कॉपर को उसी के सॉल्यूशन में से, कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से वो कॉपर को रिप्लेस कर देता है. ओके, कॉपर को रिप्लेस कर देता है, रिमूव कर देता है और जिंक खुद सल्फेट के साथ मिलके अपना सॉल्यूशन बना लेता है विच इज़ जिंक सल्फेट. ओके, और आपको मिलता है अलग से कॉपर. तो अब आपको समझ आ रहा है कैसे होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कैसे एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट ने, जिंक ने लेस रिएक्टिव एलिमेंट यानी कॉपर को उसी के अपने खुद के सॉल्यूशन में से, अपने कंपाउंड में से यानी कॉपर सल्फेट में से कॉपर को ही उसने डिस्प्लेस कर दिया, रिप्लेस कर दिया और खुद सल्फेट के साथ मिलके अपना कंपाउंड बना लिया विच इज़ जिंक सल्फेट. ओके, और कॉपर अलग से आपको फिर मिलता है. सो Zn जिंक जो आपका सॉलिड स्टेट में है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है आपका एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन है ये CuSO4 एंड आपको जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो आपको मिलता है ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन प्लस Cu यानी कॉपर आपको सॉलिड स्टेट में मिलता है. ओके, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज लेड. लेड का नेक्स्ट एग्जाम्पल है Pb which is lead plus CuCl2 means copper chloride gives PbCl2 means lead chloride plus Cu यानी कॉपर. अब यहाँ पे इस रिएक्शन में भी आप देख सकते हैं कि हमारा जो Pb है, लेड है, वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है. ओके, जो हमारा लेड है, जो Pb है, वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है और कॉपर लेड के कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव है. कॉपर लेड के कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव है. ठीक है,
तो लेड ने कॉपर को उसी के सॉल्यूशन में से यानी कॉपर क्लोराइड में से जो है डिस्प्लेस कर दिया और खुद क्लोराइड के साथ मिलके अपना नया कंपाउंड फॉर्म कर लिया विच इज़ लेड क्लोराइड, और कॉपर अलग हो चुका है। ठीक है, सो Pb प्लस CuCl2 गिव्स PbCl2 प्लस Cu। Pb इज लेड जो आपका सॉलिड स्टेट में है, CuCl2 इज कॉपर क्लोराइड जो आपका है एक्वस सॉल्यूशन कॉपर क्लोराइड का, और आपको प्रोडक्ट में मिलता है PbCl2 यानी लेड क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन प्लस Cu यानी कॉपर आपको सॉलिड स्टेट में मिलता है। सो दिस इज ऑल्सो अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, अब हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं। सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का फर्स्ट एग्जाम्पल है HCl प्लस AgNO3 गिव्स AgCl प्लस HNO3। सो मैंने आपको क्या बताया था कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में टू एलिमेंट्स के बीच में, टू कंपाउंड्स के बीच में एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस, यानी टू कंपाउंड्स अपने आयंस को आपस में एक्सचेंज करके टू न्यू प्रोडक्ट्स फॉर्म करते हैं, उसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट रिएक्टेंट है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरा रिएक्टेंट है AgNO3 मीन्स सिल्वर नाइट्रेट जो वो भी है एक्वस सॉल्यूशन। तो HCl और AgNO3 के आपस में दोनों के आयंस जो हैं वो एक्सचेंज हो चुके हैं। ओके, सिल्वर और हाइड्रोजन ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो चुके हैं, और जो न्यू प्रोडक्ट है वो है आपका सिल्वर क्लोराइड। ओके, सिल्वर ने क्लोरीन के साथ जाकर अपना नया कंपाउंड बना लिया विच इज सिल्वर क्लोराइड AgCl जो आपको सॉलिड स्टेट में मिलेगा, और हाइड्रोजन ने नाइट्रेट के साथ मिलकर अपना कंपाउंड बना लिया विच इज निट्रिक एसिड HNO3 जो आपको मिलता है एक्वस सॉल्यूशन में। ओके, तो यहाँ हमारे दोनों रिएक्टेंट के आपस में जो है आयंस एक्सचेंज हो गए हैं और आपको दो नए कंपाउंड्स मिले हैं यानी दो नए प्रोडक्ट मिले हैं। सो दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। HCl प्लस AgNO3 गिव्स AgCl प्लस HNO3। ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो एक्वस सॉल्यूशन है और सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन जब आपस में रिएक्ट करता है, अपने आयंस एक्सचेंज करता है, तो आपको मिलता है सिल्वर क्लोराइड सॉलिड स्टेट में, और आपको मिलता है निट्रिक एसिड HNO3 एक्वस सॉल्यूशन। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल है Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स BaSO4 प्लस 2NaCl। ओके, Na2SO4 है हमारा सोडियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन, ये हो गया हमारा एक रिएक्टेंट। दूसरा रिएक्टेंट है हमारा BaCl2 विच इज बेरियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन। तो जब हमारे दोनों रिएक्टेंट आपस में अपने आयंस एक्सचेंज करेंगे, ठीक है, क्या एक्सचेंज हो रहा है, बेरियम और सोडियम आपस में जब एक्सचेंज होते हैं, आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं, तो हमको नया प्रोडक्ट मिलता है बेरियम सल्फेट। ओके, सोडियम सल्फेट में से सोडियम को एक्सचेंज हो गया, बेरियम चला गया, बेरियम ने सल्फेट के साथ मिलकर अपना कंपाउंड बना लिया बेरियम सल्फेट BaSO4 जो आपको सॉलिड स्टेट में मिलता है BaSO4। ठीक है, और सोडियम ने क्लोराइड के साथ अपना नया जो है बेरियम क्लोराइड में से बेरियम एक्सचेंज हो गया, सोडियम आ गया और सोडियम ने क्लोराइड के साथ मिलकर अपना कंपाउंड बना लिया विच इज सोडियम क्लोराइड 2NaCl का एक्वा सॉल्यूशन आपको मिलता है। सो दिस इज ऑल्सो अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, दोनों ही रिएक्टेंट के आपस में आयंस एक्सचेंज हो गए और आपको टू न्यू प्रोडक्ट्स मिले हैं। ठीक है, सोडियम सल्फेट Na2SO4 का एक्वा सॉल्यूशन और बेरियम क्लोराइड का BaCl2 का एक्वा सॉल्यूशन जब आपस में रिएक्ट करता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, यानी जब दोनों के आयंस एक्सचेंज होते हैं, तो आपको जो नया प्रोडक्ट मिलता है वो आपको मिलता है बेरियम सल्फेट BaSO4 सॉलिड स्टेट में, और आपको मिलता है सोडियम क्लोराइड 2NaCl का एक्वा सॉल्यूशन, ये आपको मिलता है एज अ न्यू प्रोडक्ट। ओके, सो आई होप आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बीच का डिफरेंस आपको पता चला होगा, और हमने दोनों के ही टू एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस किए हुए हैं। Alright, now let's move to another question. Now question number 14 is, in the refining of silver, the recovery of silver from silver nitrate solution involved displacement by copper metal. Write down the reaction involved. Okay, ये आपको एक सिचुएशन, एक आपको केमिकल रिएक्शन सेंटेंस की फॉर्म में दिया है, तो इसको आपको केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन सेंटेंस की फॉर्म में दिया है जिसमें लिखा है इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर। ओके, जब सिल्वर रिफाइन किया जाता है
द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व्ड डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल। ओके, राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व। ओके, सो इसकी हमारी रिएक्शन क्या बनेगी? रिएक्शन बनेगी 2AgNO3 plus Cu gives CuNO3 whole twice plus Ag. So this is a displacement reaction. Okay, इस रिएक्शन का क्या मतलब है? देखो, हमारे पास था सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, हमारे पास था सिल्वर नाइट्रेट 2AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन। ऑलराइट, तो इस सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन जब कॉपर सॉलिड स्टेट में है, Cu कॉपर हमारे पास सॉलिड स्टेट में है, तो Cu के साथ जब रिएक्ट करता है तो कॉपर सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर को डिस्प्लेस कर देता है, यानी रिप्लेस कर देता है, बिकॉज कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। कॉपर सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है, सिल्वर कॉपर के कंपैरिजन में कम रिएक्टिव है, तो कॉपर सिल्वर को उसी के सॉल्यूशन में से यानी सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर को रिप्लेस कर देता है और खुद नाइट्रेट के साथ मिलकर, कॉपर नाइट्रेट के साथ मिलकर अपना कंपाउंड बना लेता है, विच इज़ कॉपर नाइट्रेट CuNO3 होल ट्वाइस, जो आपको मिलता है, प्लस आपको क्या मिलता है? सिल्वर 2Ag सिल्वर। तो हमें सिल्वर नाइट्रेट से वापस हमें सिल्वर मिला है, तो इसी को हम कहते हैं रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट में से हमको जो है वो सिल्वर मिला है, तो उसको हम कहते हैं रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, यानी कि किसी सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में से आपने सिल्वर को निकाला है, ठीक है, सिल्वर को अलग किया है, तो उसको हम कहते हैं रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर। और हमने सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर को कैसे अलग किया है? कॉपर को यूज़ करके, बिकॉज कॉपर सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर इज़ मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, तो कॉपर ने सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर को रिप्लेस कर दिया और खुद नाइट्रेट के साथ मिलके अपना सॉल्यूशन फॉर्म कर दिया, विच इज़ कॉपर नाइट्रेट, और आपको अलग से मिलता है 2Ag, यानी सिल्वर आपको सॉलिड स्टेट में मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से आप सिल्वर नाइट्रेट के एक्वस सॉल्यूशन में से सिल्वर को अलग कर सकते हैं, रिफाइन कर सकते हैं, यानी अलग से उसमें से सिल्वर निकाल सकते हैं कॉपर के साथ सॉल्यूशन कॉपर के साथ रिएक्शन करा के। तो कॉपर सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इट इज़ मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, तो कॉपर सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर को रिप्लेस कर देता है, अपना सॉल्यूशन बना लेता है कॉपर नाइट्रेट CuNO3 होल ट्वाइस, और आपको अलग से मिल जाता है आपका सिल्वर 2Ag सॉलिड स्टेट में। ठीक है, तो ये हमारी रिएक्शन बनती है 2AgNO3 जो है सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन प्लस Cu कॉपर सॉलिड स्टेट में गिव्स CuNO3 होल ट्वाइस, यानी कॉपर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन आपको मिलेगा, प्लस 2Ag यानी सिल्वर आपको सॉलिड स्टेट में मिलेगा। तो ये हमारी केमिकल इक्वेशन होगी, और आप इसको ध्यान में रखिए कि आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, आपको ऐसे सेंटेंस की फॉर्म में आपको रिएक्शंस लिखी हुई आएंगी, और उनको पढ़कर समझकर आपको उसको इक्वेशंस की फॉर्म में केमिकल फार्मूलाज यूज़ करके, फिजिकल स्टेट उनकी यूज़ करके ऐसे आपको इक्वेशंस फ्रेम करनी है और उनको बैलेंस करके लिखना है। ओके, मैंने आपको तब भी बताया था जब मैं चैप्टर पढ़ा रही थी कि आप जो भी केमिकल इक्वेशंस लिखोगे वो आप बैलेंस करके अपने एग्जाम में लिखोगे। ठीक है, चाहे क्वेश्चन में पूछा हो या नहीं पूछा हो, आपको बैलेंस करके ही अपनी इक्वेशंस लिखनी है। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। Question number 15 is, what do you mean by a precipitation reaction? Explain by giving examples. So आपको precipitation reaction की definition बतानी है, क्या होता है precipitation reaction, और उसके examples आपको बताने हैं। ठीक है, तो precipitation reaction क्या होता है? precipitate क्या होता है? बेसिकली जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है, ओके, किसी केमिकल रिएक्शन में आपको कोई सॉलिड प्रोडक्ट मिलता है, यानी कि जब कुछ एलिमेंट्स आपके रिएक्टेंट्स जब आपस में रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन के बाद आपको जो प्रोडक्ट मिलते हैं, तो उसमें जब आपको कोई सॉलिड सब्सटेंस मिलता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस, यानी कि वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता। वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो रहा है, इसका मतलब है इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो रहा। जो वाटर में डिज़ोल्व होते हैं उनको हम बोलते हैं सॉल्युबल, जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो पाते, वाटर में मिक्स नहीं हो पाते, उनको हम बोलते हैं इनसॉल्युबल। तो जब आपको प्रोडक्ट में कोई इनसॉल्युबल सब्सटेंस मिलता है, यानी ऐसा सब्सटेंस, ऐसा केमिकल, ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो रहा है, बेसिकली उसकी स्टेट क्या होगी? सॉलिड, यानी सॉलिड स्टेट में अगर आपको कोई ऐसा सब्सटेंस मिलता है
तो उसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट, और वही होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ओके, सो जब किसी रिएक्शन में जब रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं और आपको प्रोडक्ट में कोई इनसॉल्युबल सब्सटेंस यानी कि सॉलिड स्टेट में अगर आपको कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म होकर मिलता है तो उसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट, और यही होता है हमारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ओके, सो अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ प्रेसिपिटेट यानी कि इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ओके, सो ये याद रखना कि ये जो प्रेसिपिटेट होता है ये इनसॉल्युबल होता है। ओके, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं हो पाता। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा सॉलिड स्टेट में भी हो, ये कोई पेस्ट भी हो सकता है, कोई थिक पेस्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा। ओके, तो उसको भी हम सॉलिड स्टेट ही कंसिडर करते हैं। ऑल राइट, सो प्रेसिपिटेट हमारा होता है इनसॉल्युबल सब्सटेंस, यानी जब आपको कोई प्रोडक्ट सॉलिड फॉर्म में मिलता है तो उसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट, और वही हमारा होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ओके, अब हम एग्जाम्पल्स के बारे में बात करें तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है AgNO3 plus NaCl gives AgCl plus NaNO3। ओके, AgNO3 है हमारा सिल्वर नाइट्रेट, वो है एक्वस सॉल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन। NaCl है हमारा सोडियम क्लोराइड। ओके, सोडियम क्लोराइड का है एक्वस सॉल्यूशन। तो जब सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन और सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन आपस में जब आप उनको मिक्स करोगे तो आपको मिलेगा सिल्वर क्लोराइड। ओके, आपको क्या मिलेगा, सिल्वर क्लोराइड आपको मिलेगा AgCl, सॉलिड स्टेट में आपको मिलेगा, यानी कि ये इनसॉल्युबल होगा, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, ये आपको सॉलिड स्टेट में मिलेगा। तो यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड ही हमारा प्रेसिपिटेट है। ओके, और आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा सोडियम नाइट्रेट यानी NaNO3 का एक्वस सॉल्यूशन आपको मिलेगा। ओके, एक्वस सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, सॉल्यूशन इन वाटर। जब कोई केमिकल की थोड़ी सी क्वांटिटी वाटर में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बनता है तो वो उसको हम कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। ओके, तो AgNO3 प्लस NaCl गिव्स AgCl प्लस NaNO3। तो इस रिएक्शन में हमारा प्रेसिपिटेट है AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड हमारा प्रेसिपिटेट है, वो हमें सॉलिड फॉर्म में मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स BaSO4 प्लस 2NaCl। Na2SO4 है हमारा सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट का है एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, BaCl2 है हमारा बेरियम क्लोराइड, और बेरियम क्लोराइड भी एक्वस सॉल्यूशन है। तो जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन आप आपस में मिक्स करते हो तो आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा रिएक्शन के बाद आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा बेरियम सल्फेट। आपको सॉलिड स्टेट में बेरियम सल्फेट मिलेगा, वो इनसॉल्युबल होगा। ठीक है, वो डिसॉल्व नहीं होगा वाटर में, वो इनसॉल्युबल होगा यानी वो सॉलिड स्टेट में होगा। तो वही है हमारा प्रेसिपिटेट, BaSO4 बेरियम सल्फेट है हमारा प्रेसिपिटेट विच इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, और वो सॉलिड स्टेट में होगा, वही हमारा प्रेसिपिटेट हमको इस रिएक्शन में मिलेगा। और क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 2NaCl मीन्स सोडियम क्लोराइड, आपको सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, तो इस रिएक्शन में हमारा प्रेसिपिटेट क्या हो गया, BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट हमारा प्रेसिपिटेट है, क्योंकि वो सॉलिड स्टेट में है, इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, वो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो रहा है। ओके, तो दैट इज़ अ प्रेसिपिटेट। सो जब किसी रिएक्शन में आपको जो प्रोडक्ट मिलता है, आपको सॉलिड स्टेट में कोई प्रोडक्ट मिलता है जो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो पाता, इनसॉल्युबल होता है, तो उसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, और जिस रिएक्शन में उस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 इज एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद 2 एग्जाम्पल्स ईच। ए है ऑक्सीडेशन और बी है रिडक्शन। ठीक है, आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है आपको एक्सप्लेन करनी है, डिफाइन करनी है, और इनमें बताना है आपको कि किस में गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है, किस में लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है, और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों के ही आपको 2-2 एग्जांपल्स देने हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको क्लास में बताया था, प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि जब कोई एलिमेंट, कोई कंपाउंड ऑक्सीजन गेन करता है, ठीक है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। यानी कि कोई कंपाउंड, कोई एलिमेंट जब आपका ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीजन गेन कर लेता है, तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, और इसको हम और कह सकते हैं कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन।
एंड ऑन द अदर हैंड जब कोई कंपाउंड, कोई मेटल, कोई एलिमेंट ऑक्सीजन लूज करता है, ठीक है, किसी कंपाउंड, किसी मेटल, किसी एलिमेंट में से ऑक्सीजन रिड्यूस होती है, ऑक्सीजन लूज होती है, तो उसको हम कहते हैं रिडक्शन। ओके, ऑक्सीजन गेन करना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन लूज करना, ऑक्सीजन रिड्यूस होना रिडक्शन। ओके, नाम से ही क्लियर हो रहा है। और ऑक्सीजन लूज करने का एक और मतलब हो सकता है कि गेन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन गेन की जा रही है, ठीक है, सो दैट इज रिडक्शन। ओके, तो इसी की हम डेफिनेशन की फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे कि ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इन अ रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ओके, जब किसी रिएक्शन में कोई एलिमेंट या तो ऑक्सीजन गेन करता है या हाइड्रोजन रिमूव करता है, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। ऑलराइट, ऑक्सीडेशन के एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट एग्जांपल है 2Cu plus O2 gives 2CuO. Cu is copper, O2 is oxygen और CuO is कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो कॉपर जो है वो ऑक्सीजन गेन कर लेती है, यानी कॉपर ऑक्सीडाइज हो जाती है, जिससे हमें मिलता है कॉपर ऑक्साइड CuO। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारा 4Al plus 3O2 gives Al2O3, 2Al2O3। ओके, तो 4Al इज एल्यूमिनियम, 3O2 is oxygen and 2Al2O3 is एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसका ये मतलब है कि जब एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो एल्यूमिनियम ऑक्सीजन गेन कर लेता है, यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज हो जाता है और हमको प्रोडक्ट में क्या मिलता है, हमको मिलता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड 2Al2O3। ओके, तो ये थे 2 एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन के, और ये जो भी दोनों एग्जाम्पल्स हैं ये बैलेंस करके केमिकल इक्वेशंस लिखी गई हैं, क्योंकि मैं आपको हर क्वेश्चन में यही बता रही हूँ कि आपको जो भी केमिकल इक्वेशंस आपको एग्जाम में लिखनी है वो बैलेंस करके ही लिखनी है। ओके, नाउ लेट्स कम टू रिडक्शन। सो व्हाट इज रिडक्शन? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इन अ रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन। ओके, तो जब किसी रिएक्शन में कोई एलिमेंट ऑक्सीजन या तो रिड्यूस कर रहा होता है, यानी ऑक्सीजन रिमूव हो रही होती है, या फिर हाइड्रोजन गेन हो रही होती है, तो उसको हम कहते हैं रिडक्शन। और हमारे रिडक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल 1 है हमारा CuO plus H2 gives Cu plus H2O। CuO है हमारा कॉपर ऑक्साइड, H2 इज हाइड्रोजन, Cu है हमारा कॉपर और H2O है हमारा वाटर। ओके, तो कॉपर ऑक्साइड, जब कॉपर ऑक्साइड को अगर आप हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो कॉपर ऑक्साइड क्या करेगा, ऑक्सीजन लूज कर लेगा और हाइड्रोजन गेन कर लेगा। सॉरी, कॉपर ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन लूज कर लेगा, ठीक है, तो वो वापस हमारा बन जाएगा कॉपर, और जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन हमारा गेन कर लेगा, तो वो बन जाएगा H2O यानी कि वाटर। ओके, सो CuO plus H2 gives Cu plus H2O, यानी कि अगर आप कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ अगर आप रिएक्ट कराओगे तो वो वापस से कॉपर बन जाएगा, ऑक्सीजन वो लूज कर लेगा, ठीक है, तो यहाँ पे कॉपर का हो रहा है रिडक्शन, और हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन को गेन कर लेगा, H2 जो हमारा हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन गेन कर लेगा, यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रही है, तो वो बन रहा है H2O, यानी वाटर में वो कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज H2S plus Cl2 gives 2HCl plus S। ओके, H2S है हाइड्रोजन सल्फाइड, Cl2 है क्लोरीन, 2HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और S है सल्फर। तो जब आप सल्फर ऑक्साइड को क्लोरीन के साथ अगर आप रिएक्ट कराते हैं, ओके, जब आप सल्फर ऑक्साइड को हाइड्रोजन सल्फाइड को जब आप क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आपको प्रोडक्ट में मिलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सल्फर, यानी कि जो आपका हाइड्रोजन हैज़ बीन एडिड टू Cl2। ओके, जो आपका हाइड्रोजन सल्फाइड है उसमें से आपका हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है और क्लोरीन के साथ ऐड हो रहा है, तो क्लोरीन इज गेटिंग रिड्यूस्ड, सॉरी यस, क्लोरीन इज गेटिंग रिड्यूस्ड। ओके, क्योंकि क्लोरीन हाइड्रोजन गेन कर रहा है, सो गेन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन।
ओके, गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन. ओके, सो दैट इज रिडक्शन. सो क्लोरीन इज गेटिंग रिड्यूस्ड. ओके, सो हाइड्रोजन सल्फाइड जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन सल्फाइड में से हाइड्रोजन रिमूव होके क्लोरीन में ऐड हो रहा है और आपको मिलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड 2HCl. आपको मिलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सल्फर. तो यहाँ पे जो क्लोरीन है वो हाइड्रोजन गेन कर रहा है. सो हाइड्रोजन गेन का होने का मतलब है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, तो इसको ये है हमारा रिडक्शन का अनदर एग्जाम्पल. ओके, सो आई होप ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आपको क्लियर होंगे और उनके एग्जाम्पल्स आपको क्लियर होंगे. सो बेसिकली जब किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन गेन की जाती है या हाइड्रोजन लूज़ की जाती है तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन. एंड जब किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन लूज़ की जाती है, रिमूव की जाती है या हाइड्रोजन गेन की जाती है तो उसको हम कहते हैं रिडक्शन. ओके, तो जो आपकी इक्वेशंस हैं, केमिकल इक्वेशंस हैं, उसमें ज़रूरी नहीं है कि रिडक्शन के नाम पे हम ऑक्सीजन ही लूज़ करते हुए दिखाएं. हम हाइड्रोजन गेन करते हुए भी दिखा सकते हैं, जैसे कि हमने ये हाइड्रोजन सल्फाइड और क्लोरीन वाला रिएक्शन हमने लिखा है. ठीक है, तो इसमें हमने हाइड्रोजन गेन होते हुए दिखाया है. तो गेन ऑफ हाइड्रोजन मीन्स लॉस ऑफ ऑक्सीजन विच मीन्स रिडक्शन. ओके, और मैंने आपको एक और बात बताई थी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमेशा एक साथ होते हैं. दे ऑलवेज टेक प्लेस टुगेदर. ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस हमेशा एक साथ होते हैं. ओके, सो उनको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस. क्या हम कहते हैं उनको? रिडॉक्स रिएक्शंस. ओके, now question number 17. What is question number 17? A shiny brown colored element X on heating in air becomes black in color. Name the element X and the black colored compound formed. ठीक है, एक शाइनी ब्राउन कलर का एलिमेंट है, उसका नाम हमको नहीं पता अभी, मतलब नाम डिस्क्लोज नहीं हुआ है. सो एक शाइनी ब्राउन कलर का एलिमेंट है जिसका नाम है एक्स फॉर एग्जाम्पल. उसको जब आप हीट करते हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो उसका कलर ब्लैक हो जाता है. हीट होने के बाद उसका कलर ब्लैक हो जाता है. ठीक है, तो अब आपको बताना है कि वो जो हीट होने से पहले शाइनी ब्राउन एलिमेंट था जिसको हम एक्स बोल रहे थे उसका नाम क्या है, और जो ये बाद में हीट होने के बाद जो ब्लैक कलर का कंपाउंड फॉर्म हो रहा है उसका नाम क्या है. तो ये आपको बताना है. ठीक है, सो द आंसर इज द शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स इज कॉपर. ओके, उसका शाइनी ब्राउन कलर का जो एलिमेंट है, मेटल है, वो क्या है? वो है कॉपर. तो जब आप कॉपर को एयर की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप उसको बर्न करते हो तो बर्न होने के बाद आपका कॉपर जो है वो ब्लैक कलर का हो जाता है और वो बन जाता है कॉपर ऑक्साइड. क्या बन जाता है? कॉपर ऑक्साइड. ओके, सो शाइनी ब्राउन कलर का जो एलिमेंट एक्स है दैट इज कॉपर एंड ऑन हीटिंग इन एयर इट फॉर्म्स कॉपर ऑक्साइड विच इज ब्लैक इन कलर. और जब आप कॉपर को बर्न करोगे एयर की प्रेजेंस में तो वो हीट होने के बाद जो है वो ब्लैक कलर का हो जाएगा, क्योंकि वो ऑक्सीजन गेन कर लेगा, ऑक्सीडाइज हो जाता है कॉपर, ऑक्सीजन गेन कर लेता है तो वो हमारा बन जाता है कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का. ओके, इसकी केमिकल रिएक्शन होगी 2Cu प्लस O2 गिव्स 2CuO. ठीक है, 2Cu इज कॉपर जो है आपका ब्राउन कलर का, शाइनी ब्राउन कलर का एलिमेंट सॉलिड स्टेट में. उसको आप O2 यानी ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में जब आप बर्न करते हैं तो आपको मिलता है 2CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड आपको मिलती है विच इज़ ब्लैक इन कलर और वो सॉलिड स्टेट में होता है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 18 is why do we apply paint on iron articles? जो आयरन आर्टिकल्स होते हैं यानी आयरन से बनी जो भी चीज़ें होती हैं उनके ऊपर पेंट क्यों किया जाता है? ओके, तो द आंसर इज वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स टू प्रिवेंट रस्टिंग यानी कोरोजन. तो आयरन आर्टिकल्स क्या होते हैं कि जो हमारे जो मेटल होते हैं, जो आयरन होता है या फिर जो बाकी के मेटल्स होते हैं, वो जब एयर, मॉइस्चर, वाटर इनकी प्रेजेंस में, इनके साथ जब कांटेक्ट में आते हैं, एयर के साथ, ऑक्सीजन के साथ, मॉइस्चर के साथ या फिर वाटर के साथ, इनके जब कांटेक्ट में आते हैं तो वो ना रिएक्ट करते हैं, लेकिन वो ऑन द स्पॉट रिएक्ट नहीं करते. कुछ टाइम होता है. ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम के बाद, एक टाइम पीरियड के बाद वो डैमेज होने लग जाते हैं.
ठीक है, वो कोरोड होने लग जाते हैं, उन पे रस्टिंग होने लग जाते हैं, यानी कि उन पे जंग लगने लग जाता है, ख़राब होने लग जाते हैं। तो उस रस्टिंग को, उस कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए हम उनके ऊपर पेंट अप्लाई करते हैं। फिर क्या होता है कि जो आयरन आर्टिकल्स होते हैं वो डायरेक्ट एयर या मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आते। उनके ऊपर का जो पेंट होता है वो एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, और वो अपने नीचे छुपे, पेंट के नीचे छुपे आयरन को, मेटल को जो है वो सेव कर लेता है। तो बेसिकली ये जो कोरोजन होता है और रस्टिंग होती है ये सेम थिंग है। बस जब आयरन की बात आती है, स्पेसिफिकली जब आयरन की बात हम करते हैं तो हम रस्टिंग वर्ड यूज़ करते हैं। लेकिन जब बाकी मेटल्स की बात आती है, ठीक है, देयर आर सो मैनी मेटल्स, आयरन इज़ वन ऑफ देम। ओके, मेटल्स का मतलब है कि बहुत सारे मेटल, हर तरह के मेटल, जितने भी मेटल हैं दुनिया में, मेटल का मतलब है सारे मेटल, एंड आयरन इज़ वन ऑफ देम। तो जब मेटल्स की बात करते हैं तो मेटल्स के रिगार्डिंग में हम बोलते हैं कोरोजन, ठीक है, कि मेटल्स कोरोड हो जाते हैं। लेकिन जब हम स्पेसिफिकली आयरन की बात करते हैं तो हम वर्ड यूज़ करते हैं रस्टिंग, ठीक है। बाकी दोनों सेम चीज़ ही होती है। ओके, सो जब हम मेटल्स, अगर हम मेटल्स टर्म यूज़ कर रहे हैं, अगर क्वेश्चन में लिखा होता कि मेटल्स को क्यों पेंट किया जाता है, तो हम कहते कोरोजन, क्योंकि मेटल्स तो बहुत सारे होते हैं, सिर्फ एक स्पेसिफिक मेटल की बात नहीं की जा रही। मेटल का मतलब है बहुत तरह के मेटल होते हैं। तो सभी मेटल्स को जो है कोरोड होने से, यानी जंग लगने से, ख़राब होने से बचाने के लिए उनके ऊपर पेंट किया जाता है। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली एक मेटल की बात करते हैं लाइक आयरन, तो आयरन के केस में हम उस कोरोजन को क्या कहते हैं, रस्टिंग, ठीक है। तो बाकी कोरोजन और रस्टिंग का एक ही मतलब होता है, यानी जब आपका मेटल, जब आपका स्पेसिफिकली आयरन या फिर कोई भी मेटल जब एयर, मॉइस्चर इनके कांटेक्ट में आता है तो वो धीरे धीरे ख़राब होने लग जाता है, और एक स्पेसिफिक टाइम के बाद जो है वो उन पे रस्टिंग हो जाती है, मतलब कि उन पे जंग लग जाता है, वो ख़राब हो जाते हैं। तो उन्हीं को हम कहते हैं कोरोड हो गए या फिर रस्टिंग हो गई। तो उनसे बचाने के लिए उनके ऊपर हम पेंट किया जाता है, ठीक है। सो वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स टू प्रिवेंट रस्टिंग, ठीक है, जिसको हम कोरोजन भी कहते हैं। आयरन आर्टिकल्स डू नॉट कम इनटू कांटेक्ट विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर एंड दस रस्टिंग इज प्रिवेंटेड, ठीक है। तो ताकि आपके जो आयरन आर्टिकल्स हैं वो डायरेक्ट मॉइस्चर, एयर, ऑक्सीजन इनकी कांटेक्ट में ना आ सके और उनको रस्टिंग से बचाया जा सके, इसलिए उनके ऊपर पेंट अप्लाई किया जाता है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। Question number 19. So question number 19 is oil and fat containing food items are flushed with nitrogen. Why? यानी कि जो फूड आइटम्स होते हैं जिनमें ऑयल्स और फैट प्रेजेंट होता है उनको फ्लश किया जाता है विद नाइट्रोजन, दे आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। तो ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले यहाँ पे फ्लश का मतलब फ्लश वो वाला फ्लश नहीं है, ओके, जो आप लोग समझ रहे हैं। फ्लश का यहाँ पे मतलब है कि फिल करना, ऑलराइट। तो मतलब ये मत सोचना कि उन्होंने क्वेश्चन में टर्म गलत यूज़ किया, टर्म गलत यूज़ नहीं की है, बस मतलब फ्लश का सिर्फ वही नहीं होता है जो आप सोच रहे हैं, ऑलराइट। सो फ्लश का मतलब यहाँ पे ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन का मतलब है कि जो फूड आइटम्स होते हैं, ठीक है, जिनमें ऑयल और फैट प्रेजेंट होता है, बेसिकली सारे ही फूड आइटम्स में ऑयल एंड फैट प्रेजेंट होता है। ऑयल फ्री, फैट फ्री हार्डली कुछ डाइट की चीज़ें आती हैं, अदरवाइज सारे ही फूड आइटम्स में ऑयल एंड फैट प्रेजेंट होता है। तो उनको दे आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन का मतलब है कि उनमें ना नाइट्रोजन गैस ऐड की जाती है। जैसे कि जो भी मान लो आपके पैक्ड फूड्स आते हैं, चिप्स आते हैं, स्नैक्स आते हैं, या फिर घी हो गया, ऑयल हो गया, ओके, कुछ भी खाना, आपके कुक्ड वेजिटेबल्स हो गए, या आपके पेरिशेबल आइटम्स जो टिन्स में आते हैं पैक होकर, रेडीमेड फूड हो गए, तो सब में ऑयल और फैट होते हैं, तो उनमें नाइट्रोजन गैस ऐड की जाती है, दे आर फिल्ड विद नाइट्रोजन गैस। ओके, तो फ्लश का मतलब यही है, फ्लश्ड विद नाइट्रोजन का मतलब यहाँ पे यही है कि फूड आइटम्स जिनमें ऑयल और फैट प्रेजेंट होते हैं उनमें नाइट्रोजन गैस ऐड की जाती है। तो वो क्यों की जाती है वो आपको बताना है। ओके, सो ऑयल एंड फैट कंटेनिंग आइटम्स गेट रेंसिड। रेंसिड का क्या मतलब है कि जो हमारे फूड आइटम्स होते हैं जिनमें ऑयल और फैट होते हैं वो रेंसिड हो जाते हैं। रेंसिड हो जाते हैं यानी कि वो स्पॉइल हो जाते हैं, वो सड़ जाते हैं, उनमें से बैड स्मेल, बैड टेस्ट आने लग जाता है। जब आप उनको टेस्ट करोगे तो बहुत गंदा टेस्ट उनका आता है, स्मेल करोगे तो बहुत गंदी अनप्लेजेंट स्मेल, बहुत गंदी स्मेल उनमें से आती है। ओके, ड्यू टू ऑक्सीडेशन विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। ऐसा क्यों होता है?
कि जब आपका खाना, आपका फूड जिसमें ऑयल और फैट प्रेजेंट है, वो जब एयर के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हैं, तो वो खाना ना ख़राब हो जाता है, रेंसिड हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। आप ये कह सकते हैं कि वो ऑक्सीजन गेन कर लेता है। आपका जो खाना होता है, चाहे वो आपके स्नैक्स हो या आपका कुकड फूड हो या आपका रेडीमेड फूड हो, जो भी फूड है जिसमें ऑयल और फैट प्रेजेंट हैं, ठीक है, अगर आप उनको ऐसे ही खुला छोड़ दोगे तो वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन यानी हमारी एयर में जो ऑक्सीजन है ना, उसके साथ रिएक्ट कर जाता है और वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीजन गेन कर लेता है, जिसकी वजह से वो रेंसिड हो जाता है, यानी कि खाना सड़ जाता है, उसमें से बैड स्मेल, बैड टेस्ट आते हैं, ठीक है। तो उससे बचाने के लिए आपके फूड को जो है नाइट्रोजन गैस फूड में डाली जाती है, ऐड की जाती है, फिल की जाती है, ताकि आपका खाना जो है वो रेंसिड होने से बच सके। तो फिर आपका फिर क्या होता है कि जैसे आपका जो खाना है, जो भी आपका फूड है, उसमें जब नाइट्रोजन गैस फिल कर देते हैं तो आपका फूड डायरेक्ट ऑक्सीजन के, मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आता। कांटेक्ट में क्या आती है? नाइट्रोजन गैस। ओके, और वो गैस उस फूड को रेंसिड होने से यानी सड़ने से, खराब होने से बचा लेती है, ठीक है। सो ऑयल एंड फैट कंटेनिंग आइटम्स गेट रेंसिड ड्यू टू ऑक्सीडेशन विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन. To prevent that, such items are flushed with nitrogen. Nitrogen does not react with oil and fat containing articles. और जब ये खाने में नाइट्रोजन ऐड की जाती है तो वो नाइट्रोजन ऑयल और फैट के साथ रिएक्ट नहीं करती, वो टोटली सेफ होती है, वो ऑयल और फैट के साथ कुछ रिएक्ट नहीं करती और वो खाने को जो है ख़राब होने से बचाती है। इसलिए फूड आइटम्स जिनमें ऑयल और फैट प्रेजेंट होता है उनमें नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है, ऐड की जाती है, ताकि उसको रेंसिड होने से यानी मॉइस्चर के, एयर के कांटेक्ट में आने से, ख़राब होने से, ऑक्सीडाइज होने से उसको हम बचा सकें, रेंसिड होने से हम उसको बचा सकें। ऑल राइट, नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन. The last question is question number 20. Question number 20 is explain the following terms with one example each. Okay, so first is corrosion और दूसरा है rancidity. So corrosion और rancidity को आपको explain करना है और उनका example देना है. Okay, so corrosion क्या होता है? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो metals होते हैं, ठीक है, metal से बनी हुई जितनी भी चीज़ें होती हैं, लाइक शिप्स हो गया, रेलिंग्स हो गई, कार बॉडीज़ हो गई, जो भी चीज़ें मेटल से बनती हैं, वो जब मॉइस्चर, एयर के कांटेक्ट में आती हैं, बेसिकली जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती हैं, और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में वो आएंगी ही, ओके, क्योंकि ऑक्सीजन इज़ एवरीवेयर, वाटर में, एयर में, सब जगह. सो जब आपकी मेटल बॉडीज़ ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती हैं, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती हैं, तो वो धीरे धीरे ख़राब होने लगती हैं. एकदम से एक ही बार में ख़राब नहीं हो जाती. जैसे कि आपकी कोई मेटल का टॉय है, उसको पानी में डाल दिया, वो ऑन द स्पॉट ख़राब नहीं होता, बट जब वो डेली एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएंगे तो वो मेटल बॉडीज़ धीरे धीरे ख़राब होने लग जाती हैं, जिसको हम कहते हैं कि दे आर गेटिंग कोरोड. उस ख़राब होने वाली टर्म को हम कहते हैं कोरोड. यानी जब कोई मेटल बॉडी, कोई मेटल आर्टिकल एयर की प्रेजेंस, एयर की साथ कांटेक्ट में आके, मॉइस्चर के साथ कांटेक्ट में आके जब ख़राब होने लग जाता है, एंड रीज़न इज़ मॉइस्चर एंड एयर, तो उसको हम कहते हैं कि मेटल कोरोड हो गया. ओके, दे आर गेटिंग कोरोड, तो उसी को हम कहते हैं कोरोजन. और जब यही स्पेसिफिक, ये क्राइटेरिया जब आयरन की बात हम करते हैं, ओके, आयरन की हम बात करते हैं, तो आयरन के केस में हम यूज़ करते हैं वर्ड रस्टिंग. सो बेसिकली कोरोजन और रस्टिंग सेम ही चीज़ हैं, बस कोरोजन और कोरोड होना ये हम सारे मेटल्स एज अ होल सबके लिए यूज़ करते हैं. लेकिन जब हम खाली आयरन की अगर हम बात कर रहे हैं, आयरन इज़ ऑल्सो अ मेटल, अगर हम खाली आयरन की बात करें तो आयरन के केस में हम इसको कह देते हैं रस्टिंग. ठीक है, जब आयरन आर्टिकल्स, आयरन से बनी हुई चीज़ें मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में आती हैं तो वो धीरे धीरे ख़राब होने लग जाती हैं, तो उसको हम कहते हैं रेंसिड हो गए, यानी कि जंग लग जाता है मेटल बॉडीज़ पे, आयरन से बनी हुई चीज़ों पे जो है धीरे जंग लगने लग जाता है, तो उसी को हम कहते हैं कोरोजन और रस्टिंग. आयरन के केस में हम रस्टिंग कहते हैं, बाकी सारी मेटल्स के केस में हम उस जंग लगने को, ख़राब होने को कोरोजन कहते हैं. ठीक है, सो व्हाट इज़ कोरोजन? Metals are attacked by atmospheric oxygen, carbon dioxide
and moisture and are converted into metal oxides and carbonate. ओके, आपके जो मेटल्स हैं जब वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आते हैं, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हैं, तो वो रिएक्ट करते हैं, ठीक है, और वो क्या हो जाते हैं, वो मेटल ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि ऑक्सीडाइज हो रहे हैं मेटल, यानी कि वो ऑक्सीजन गेन कर रहे हैं. ओके, जब आपका मेटल, आपका आयरन, ऑक्सीजन, मॉइस्चर, कार्बन डाइऑक्साइड इन सब के कांटेक्ट में आता है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, वो मेटल ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऑक्सीजन गेन कर लेते हैं, ऑक्सीडेशन हो जाता है उनके साथ, ठीक है. एंड सो दे आर कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड्स एंड कार्बोनेट्स, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के भी कांटेक्ट में आते हैं तो वो कार्बोनेटेड फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है. तो सो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड कोरोजन. इन द केस ऑफ आयरन, कोरोजन इज कॉल्ड रस्टिंग. जैसा कि अभी बताया, आयरन के केस में इसी को हम रस्टिंग कहते हैं, ठीक है. सो ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर एंड ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर आर एग्जाम्पल्स ऑफ कोरोजन, ठीक है. जैसे कॉपर है, कॉपर, जब आप कॉपर को ओपन में ऐसे ही छोड़ दोगे तो कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग फॉर्म हो जाती है, तो दैट इज कोरोजन. एंड ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, यानी कि जब कोई सिल्वर, जैसे सिल्वर की चूड़ियाँ होती हैं, पायल होती हैं, कोई भी सिल्वर के ऑर्नामेंट्स होते हैं, सिंपल सिल्वर कॉइन होता है, जब आप उसको ऐसे ही छोड़ देते हो या फिर वो गीला हो जाता है या आप एयर की प्रेजेंस में ऐसे ही छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की कोटिंग फॉर्म हो जाती है, वो ब्लैक हो जाता है. सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन, ठीक है. ऐसे क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मॉइस्चर इनके कांटेक्ट में आ रहे हैं और वो मेटल्स आपके ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, कार्बोनेट्स मेटल ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, कार्बोनेट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसलिए उसको हम कहते हैं कोरोजन, ठीक है. वो कोरोड हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं. और आयरन के केस में हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं रस्टिंग. ऑलराइट, यानी रस्ट जम जाता है आयरन पे, जो जंग लग जाता है. कोरोजन रिड्यूसेस द स्ट्रेंथ ऑफ द मेटल. सो कोरोड होने से क्या होता है कि मेटल ऑब्वियसली खराब होगा, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, खराब होने लग जाता है. दस इट कॉजेज डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिजेस, रेलिंग्स, शिप्स एक्सेट्रा. ओके, सो ये कार बॉडीज, ब्रिजेस, रेलिंग, शिप्स, जो भी चीज़ें मेटल की, आयरन की बनती हैं, वो सब डैमेज होने लग जाती है कोरोजन की वजह से, रस्टिंग की वजह से, ठीक है. कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय अप्लाइंग पेंट ऑन मेटल आर्टिकल्स, ठीक है. इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कोरोजन को, जो भी आपके आयरन आर्टिकल्स या मेटल आर्टिकल्स हैं उनके ऊपर पेंट अप्लाई करके, तो वो डायरेक्ट मॉइस्चर के, ऑक्सीजन के या कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में नहीं आएंगे, उनके कांटेक्ट में फिर क्या आएगा, पेंट आएगा, और आपके मेटल और आयरन आर्टिकल्स जो है वो कोरोड होने से या रस्टिंग होने से बच जाएंगे. ओके, सो दिस इज कोरोजन. नाउ व्हाट इज रेंसिडिटी. रेंसिडिटी क्या होती है, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग आर्टिकल्स व्हेन केप्ट फॉर सम टाइम इन द ओपन स्टार्ट गिविंग बैड स्मेल एंड टेस्ट. वी से दैट these articles have gone rancid. This phenomena of reaction of atmospheric oxygen with oils and fats is called रेंसिडिटी. ओके, सो आपके जो फूड आइटम्स होते हैं, जो भी चिप्स हो गए या कुक्ड फूड हो गया, ओके, या फिर रेडीमेड फूड हो गए, और उनमें जिनमें ऑयल्स और फैट्स प्रेजेंट होते हैं, जब आप उनको ओपन में छोड़ देते हो तो वो मॉइस्चर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, और वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, यानी कि वो ऑक्सीजन गेन कर लेते हैं. तो उससे क्या होता है कि वो फूड आइटम्स ख़राब हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं रेंसिड होना, ठीक है. वो ख़राब हो जाते हैं और उनमें से बैड स्मेल आती है, बैड टेस्ट आते हैं. तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रेंसिडिटी, ठीक है. जब फूड सड़ जाता है, रेंसिड हो जाता है, रीज़न क्या है उसके ख़राब होने का, रीज़न है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, ठीक है. तो जब ऑक्सीजन मॉइस्चर के कांटेक्ट में आकर अगर फूड ख़राब हो जाता है तो उसको हम कहते हैं कि फूड रेंसिड हो गया, यानी फूड स्पॉइल हो गया, खाना सड़ गया, उसमें से बैड स्मेल और बैड टेस्ट आते हैं, और इसी फिनोमिना को हम, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रेंसिडिटी. ओके, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड by flushing oil and fat containing articles with nitrogen. As a simple measure, oil and fat and food containing oil and fat are kept in airtight
कंटेनर्स। ओके, सो रेंसिडिटी को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि आपके जो भी फूड आइटम्स हैं, आपके चिप्स वगैरह या जो भी आपके फूड आइटम्स हैं जिनमें ऑयल और फैट प्रेजेंट है, या फिर ऑयल को ही ले लो, सिंपल जो ये कुकिंग वाला ऑयल आता है वो भी ख़राब हो जाता है। तो इन सब आइटम्स को कैसे बचाया जा सकता है रेंसिड होने से? उनमें हम नाइट्रोजन फिल कर देते हैं, ठीक है, उनमें नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है ताकि वो डायरेक्ट एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में ना आए और वो बचे रहें रेंसिड होने से। और एक और है इसका प्रिवेंशन कि जो भी आपके फूड आइटम्स होते हैं, लाइक ऑयल हो गया या फिर फूड कंटेनिंग ऑयल और फैट हो गए, तो उनको एयर टाइट कंटेनर में भी सेव करके रखा जाता है ताकि वो डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में ना आए, मॉइस्चर के कांटेक्ट में ना आए और वो खाना रेंसिड होने से, स्पॉइल होने से वो बचा रहे, ठीक है। सो बेसिकली रेंसिडिटी, कोरोजन, रस्टिंग, ये सब बस मेटल्स के केस में, आयरन के केस में, मेटल्स के केस में कोरोजन कहते हैं, आयरन के केस में रस्टिंग कहते हैं, और फूड आइटम्स के केस में रेंसिडिटी कहते हैं। बाकी ये फिनोमिना पूरा एक ही है, ठीक है। जब आपका कोई भी जब मेटल एयर, मॉइस्चर, कार्बन डाइऑक्साइड इन सब के कांटेक्ट में आता है तो वो भी ऑक्सीजन गेन कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड गेन कर लेता है। ऑक्सीजन गेन करने की वजह से वो ऑक्साइड में बदल जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से वो कार्बोनेट में बदल जाते हैं और वो धीरे 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 ख़राब होने लगते हैं। उसको हम कहते हैं कोरोजन, कि हमारा मेटल कोरोड हो रहा है, और उस फिनोमिना को कहते हैं कोरोजन। यही अगर आयरन का केस होता है, आयरन जब एयर, मॉइस्चर, कार्बन डाइऑक्साइड इनके कांटेक्ट में आता है आयरन, तो वो भी धीरे 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 ख़राब होने लग जाता है, उस पर जंग लगने लग जाता है, तो जिसको हम कहते हैं रस्ट। जंग लगने को कहते हैं रस्ट, और इस फिनोमिना को हम कहते हैं रस्टिंग। ओके, और जब हम फूड आइटम्स की बात करते हैं, तो जब फूड आइटम्स में जिनमें ऑयल और फैट प्रेजेंट होता है, जब वो एयर, मॉइस्चर इनके कांटेक्ट में आते हैं तो वो भी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, वो भी ऑक्सीजन गेन कर लेते हैं और वो आपका खाना भी धीरे धीरे ख़राब होने लगता है, जिसको हम कहते हैं रेंसिड हो गया फूड, यानी कि खाना सड़ जाता है, उसमें से बैड स्मेल और बैड टेस्ट आते हैं। तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं रेंसिडिटी, ठीक है। सो कोरोजन हो गया और रस्टिंग हो गया और रेंसिडिटी हो गया। इन सब का रीज़न क्या है? इन सब का रीज़न यही है, जो कॉज ऑफ डैमेज है वो है आपकी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, मॉइस्चर, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो जब मेटल्स इनके ऑक्सीजन, मॉइस्चर और कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आकर ख़राब होते हैं तो उसको हम कहते हैं कोरोजन। जब कोई आयरन, स्पेसिफिकली आयरन आर्टिकल ऑक्सीजन, मॉइस्चर या कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आके ख़राब होता है तो उसको हम कहते हैं रस्टिंग। और जब कोई फूड आइटम ऑक्सीजन, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आके ख़राब होता है तो उसको हम कहते हैं रेंसिडिटी। ओके, सो ये मतलब ये मैं बहुत सिंपल तीनों के बीच में एक हमने लिंक बना लिया है ताकि आपको इजीली याद हो सके। ओके, सो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 20 भी हमारा हो गया है डिस्कस, और इसी के साथ हमारा चैप्टर हो गया है पूरा ख़त्म। सो फाइनली केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस क्लास 10 साइंस का एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर हमने पूरा कर लिया है। ओके, पूरा चैप्टर, सारे कंसेप्ट्स, हर एक टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं, हर एक एक्टिविटी, हर एक एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया हुआ है। ओके, और हमने चैप्टर के बीच के इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस करे हैं, और हमने एक्सरसाइज के भी पूरे 20 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं, और हमारा चैप्टर पूरा ख़त्म हो चुका है। जो हमारा चैप्टर है उसको वो हमने 12 पार्ट्स में मैंने वीडियोस अपलोड की हुई हैं, पार्ट 1 से लेके पार्ट 12 तक 12 पार्ट्स में चैप्टर एक्सप्लेन किया गया है, और उसके बाद 3 पार्ट्स में, ये थर्ड पार्ट है आई गेस, 3 पार्ट्स में हमने क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए हैं। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर ख़त्म होता है। अगर किसी बच्चे को चैप्टर में, किसी टॉपिक में, कंसेप्ट में कोई डाउट है तो वो अपना डाउट पूछ सकता है। किसी को क्वेश्चन आंसर्स में कोई डाउट है या किसी एक्टिविटी में कोई डाउट है तो वो अपना डाउट पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके, ठीक है। नाउ विद गॉड्स ग्रेस होपफुली हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, विच इज़ ज्योग्राफी। ओके, क्लास 10th ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है रिसोर्सेज, वो अब हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो उससे पहले किसी को भी मेरी वीडियोस यूज़फुल लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियोज़, शेयर द वीडियोज़, टर्न ऑन द बेल नोटिफिकेशन, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स
स्कूल मेट, क्लासमेट, कलीग्स, जितने भी लोग हैं जिनसे आप सब्सक्राइब करा सकते हो उनसे चैनल सब्सक्राइब करा दो, और जिनको मेरी वीडियोज़ हेल्प कर सकती है उनके साथ ये वीडियोज़ शेयर कर दो. ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.